हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूजिंग ब्रैग्स लॉ। सो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर सकते हैं ब्रैग्स लॉ की मदद से। देखो, अगर हमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जानना है तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेटेस्ट कांस्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेटेस्ट कांस्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम डिफरेंट प्लेन से क्या करवाएंगे, क्योंकि डिफरेंट प्लेन्स जो हैं उनकी मदद से जो है हम जो है लेटेस्ट कांस्टेंट डी फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि डिफरेंट प्लेन्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहे हैं सेम वेवलेंथ के लिए। सो जैसे ही हमारे पास लेटेस्ट कांस्टेंट आ जाएंगे, ठीक है, उनसे हम क्या करेंगे, उनको जो है हम जो है रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जिसमें से एक कोई भी एक रेशो जो है हम क्या मान के चलेंगे, यूनिटी मान के चलेंगे। जब हमें 1/d1 रेशो 1/d2 मान लो, 1/d3, तीन प्लेन्स के बीच में अगर मान लो ऐसी बहुत सारे प्लेन्स हैं, इनके बीच में का अगर मुझे रेशो पता लग जाएगा तो रेशो हमें क्या देता है, बेसिकली वो डिपेंड करता है कि कैसे एटम्स अरेंज्ड है क्रिस्टल के अंदर। जब हमें एटम्स पता लग जाएंगे किस तरह से क्रिस्टल के अंदर अरेंज्ड है, तो हम जो स्ट्रक्चर उनका एनालाइज कर सकते हैं। सो ये हम मेथड हम अपनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमने मान के चला, हम यहाँ पे जो है ये जो डायग्राम हम ये कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम जो क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ क्यूबिक सिस्टम, ठीक है ना। तो हमने क्यूबिक सिस्टम हमने कंसीडर करके चला है, ठीक है ना। जो क्रिस्टल है दैट इज़ क्यूबिक क्रिस्टल। सो यहाँ पे इसके अंदर जो है एटम्स जो है वो अपनी डेफिनेट लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, अपने रिस्पेक्टिव जो है कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देर इज एटम एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक सच एज ए बी सी। आगे क्या कह रखा है कि यहाँ पे जो है एटम जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, हर कॉर्नर पे कहाँ पे एटम्स जो है प्रेजेंट है। हमने क्यूबिक क्रिस्टल कंसीडर किया तो हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, आपके एटम्स प्रेजेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सब पे। उसके बाद हमने क्या किया, फिर इसी को ही हमने बार बार जो है रिपीट किया, ठीक है ना, ताकि हमें क्या मिल सके, क्रिस्टल मिल सके। So then the crystal structure of the crystal is repeated in the substance of the crystal. It is found that there are three sides of plane which are rich in atoms. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये देखा क्या, जब हमने इसी स्ट्रक्चर को हमने रिपीट किया क्रिस्टल के अंदर, तो हमने देखा कि तीन तरह के प्लेन हमें मिले जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो तीन तरह के प्लेन्स हम कंसीडर करके चलेंगे जहाँ पे एटम्स जो हैं वो क्या हैं, सबसे ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट सेट ऑफ प्लेन्स हमें कौन से मिले, ए बी एफ ई। अब आप फर्स्ट सेट ऑफ प्लेन की बात करें तो वो कौन सा है, ए बी एफ ई, ये वाला प्लेन, ठीक है, ए बी एफ ई। सो दिस प्लेन सी डी एच जी, सी डी एच जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ए डी एच ई। सो ए डी एच ई, यानी कि अगर मैं इस तरह से मार्क करूं तो ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट प्लेन ये था ए बी एफ ई, सी डी जी एच ये सेकंड प्लेन है, ए डी ई एच ये थर्ड प्लेन हमने कंसीडर किया, एंड द फोर्थ प्लेन आप खुद भी देख सकते हो वो कौन सा होगा, आपका बी सी एफ जी, ये वाला प्लेन फोर्थ प्लेन। ऐसे ही फिफ्थ प्लेन कहाँ लाई करेगा, ऊपर वाला, ई ऊपर वाला कंसीडर करेंगे तो ए बी सी डी, और नीचे वाला क्या होगा आपका ई एफ जी एच, ठीक है। ये सेट्स ऑफ प्लेन हमें हमारे पास समझ में आ गया हमारे पास। उसके बाद है इनके बीच का जो प्लेन्स के बीच का जो हमने डिस्टेंस हमने मान के चला है वो कितना है, आपका d1 है। तो इन्हीं सभी प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है इस प्लेन के साथ जो नीचे वाले प्लेन के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज़ d1, ठीक है। हर प्लेन का एक दूसरे के साथ जो डिस्टेंस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेन्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ d1। ए बी एफ ई और सी डी एच ई एच जी, इन सब का भी डिस्टेंस क्या है, d1 है, ठीक है। सो क्लियर होगी हमारे पास। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेट्स ऑफ प्लेन्स हमने क्या कंसीडर करके चले, हमने प्लेन्स कंसीडर करके चले ए डी जी एफ। अब देखो ये वाला प्लेन देख रहे हो आप, ए डी जी एफ, ये कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है, और ये इंक्लाइंड है, मान लो ये जो इंक्लाइंड है दैट इज़ मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है ना। तो कितने एंगल से इंक्लाइंड है, ये आपका 45 डिग्री से इंक्लाइंड है। सो ये ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने आपको शो कर दिया कि ए बी सी डी यानी कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आगे वाला प्लेन एंड सिक्स्थ प्लेन। तो ये सारे जो है ये एक सेट्स ऑफ प्लेन हमने कंसीडर किया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दो प्लेन्स के बीच में, ये प्लेन है नीचे वाला प्लेन है, यानी डी और एच के बीच में डिस्टेंस है दैट इज़ d1। ऐसे ही करके जो है इन सभी कॉन्जिक्यूटिव प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ d1। ऐसे ही नेक्स्ट सेट्स ऑफ प्लेन हमने इसी के ही अंदर जो हमने यही शो किया नेक्स्ट सेट ऑफ प्लेन,
वो हमने लिया है AFGD, और ये जो प्लेन है दैट इज़ मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। ये जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है कितने एंगल पे, आपका 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो इसकी जो हमने अगर यहाँ पे अगर हम स्पेसिंग कंसीडर करें D2, ठीक है ना, दो प्लेन्स, इन्हीं प्लेन्स के बीच की जो, अगर मैं दो कोई भी प्लेन्स के बीच की अगर मैं क्या कंसीडर करके चलूँ, डिस्टेंस कंसीडर करके चलूँ, तो वो क्या होगा, आपका D2 होगा। सो ये जो है इस D2 को मैंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि ये मान लो ये प्लेन है और ये नीचे वाला प्लेन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपका D2। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद है हमारे पास, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ D2 बाय में D1, ठीक है। सो D2 बाय में अगर मैं क्या कंसीडर करके चलूँ, आपका D1 कंसीडर करके चलूँ, सो D2 बाय में D1 अगर मैं कंसीडर करूँ तो वो क्या होगा, आपका साइन 45 डिग्री होगा। मान लो ये जो एंगल है दैट इज़ योर 45 डिग्री, ठीक है। और C और D ये जो है इसका डिस्टेंस कितना होगा, आपका D1 होगा। क्यों, ये प्लेन है ADEH और प्लेन है BCFG, तो ये जो प्लेन है इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है, D1 है। तो C और D पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या आपका D1 है। सो मैंने क्या लिखा, D2 बाई D1, तो साइन ऑफ 45 डिग्री लिखा जा सकता है आराम से। D2 बाई D1 इज साइन ऑफ 45 डिग्री। सो D2 बाई D1 इज बेसिकली क्या आ जाएगा आपका 1 बाय में √2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, D2 इज D1 बाय में √2। क्लियर हो गया यहाँ तक हमारे पास, ठीक है ना। C और D यानी कि आगे और पीछे वाले प्लेन का डिस्टेंस भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस D1 ही है, और यहाँ से हमने यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमने लिया वो क्या है, D2 है। इसको CP मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ तक हमने शो कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या, तीसरा सेट्स ऑफ प्लेन हमने भी कंसीडर करना है। तो थर्ड सेट्स ऑफ प्लेन हमने जो कंसीडर करना है वो कौन सा कंसीडर करना है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ तक ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये जो हमारे पास जो प्लेन निकल के आया है दैट इज़ 110 प्लेन है आपका। ये जो प्लेन है दैट इज़ 110 प्लेन। उसके बाद थर्ड सेट ऑफ प्लेन हमने क्या कंसीडर किया, AFH, ठीक है ना। अब AFH हम ड्रॉ कर लेते हैं। AFH अगर मैं आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूँ इसी के अंदर ही, तो कौन सा आपका AFH ये है, इसी में ही अगर हम ड्रॉ कर ले ये वाला प्लेन तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना। AF तो है ही है, अब क्या है AFH, तो ये वाला प्लेन होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वही हमने ड्रॉ किया हुआ AFH ये प्लेन है। तो तीसरा सेट्स ऑफ प्लेन भी हमें पता लग गया। अब तीसरा सेट जो हमने कंसीडर किया है इसकी जो हम स्पेसिंग मानेंगे दूसरे प्लेन्स के साथ वो क्या रहेगी, D3 रहेगी। तो उसको हम कैसे निकालते हैं वो देखो यहाँ पे। सो थर्ड सेट ऑफ प्लेन है AFH। अब हमने क्या करना है कि हमने E के परपेंडिकुलर FH पे ड्रॉ करना है। E के परपेंडिकुलर आप FH पे जो ड्रॉ करोगे, E के परपेंडिकुलर हमने FH पे ड्रॉ किया, कर लिया ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, जॉइन AK टू कंप्लीट द राइट एंगल ट्रायंगल AEK। उसके बाद हमने क्या करना है, जॉइन AK को हम क्या करेंगे, जॉइन करेंगे। सो AK को हमने ज्वाइन किया तो ये AEK जो है ये पूरा हमारे पास क्या निकल के आया, एक राइट एंगल ट्रायंगल निकल के आया। AEK जो है हमारे पास एक पूरा क्या निकल के आया, आपका राइट एंगल ट्रायंगल निकल के आया। अब हमने क्या ड्रॉ करा, हमने क्या किया, दोबारा से EL ड्रॉ किया। EL हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AK के ऊपर। तो यहाँ से जो EL है बेसिकली ये क्या है, आपकी स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स है, ठीक है ना। तो प्लेन के बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या है, हमारी EL है, ठीक है। तो ये AFH और मान लो कोई सा भी प्लेन अगर हम कंसीडर करें तो उसके बीच की जो स्पेसिंग रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी EL रहेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये जो D3 थी तो हमने इसी डायग्राम इसी में से हमने AEK ही हम ड्रॉ करें, AEK। तो यहाँ से लेके ये जो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ D1, ठीक है। उसके बाद EK जो है वो क्या है, हमारा D2 है, ठीक है। EK क्या है, हमारा D2 है। उसके बाद जो EL है वो क्या है, हमारा D3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मेन ये डायग्राम हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फर्दर हम क्या देखते हैं कि AEK से AE हमारे पास D1 है, EK हमारा D2 है, ये सब हो चुका है। AK अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ से, अगर मैं AK कैलकुलेट करूँ तो AK कैसे निकलेगा, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो AE का स्क्वायर प्लस में EK का स्क्वायर यही होगा। सो AE का स्क्वायर यानी D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बाकी का पावर होल अंडर रूट, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से साइन A निकाला, साइन A क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, E पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है यानी कि A, यहाँ पे क्या होगा EL, तो यहाँ पे हम इन्होंने क्या निकाला हुआ EL बाय में AE,
ठीक है ना। इस ट्रायंगल में हमने कंसीडर करना है EL बाय में AE, तो लिख लेंगे, ठीक है। साइन ए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये पूरा ट्रायंगल लेके, तो पूरा ट्रायंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास EK बाय में ए के, ठीक है, EK बाय में A के। सो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। देखो बच्चे, जब हमने यहाँ पे ये ट्रायंगल कंसीडर किया इन ट्रायंगल AEL में, ठीक है, साइन हमने क्या निकला, साइन ए लिखा, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि EL बाय में AE, ठीक है। ऐसी AEK में हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, EK क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन में ये क्या है आपका साइन ए लिखना है ना, तो परपेंडिकुलर इज EK बाय में AK, ठीक है। क्लियर हो गया। तो EK हमने निकाला है, दैट इज D2, और AK भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसी D3 बाय में D1। अब हमने क्या करना है, यहाँ से भी साइन ए निकला, यहाँ से भी साइन ए निकला, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो D3 बाय में D1 इज इक्वल टू D2 बाय में अंडर रूट ऑफ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ऐसी D3 हमारा क्या निकल जाएगा, D1 D2 इंटू अंडर रूट ऑफ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसी D3 आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम क्रॉस आप काटोगे इसको, तो यहाँ से हमारे पास D1 बाय में क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। तो D1 बाय में हमारे पास क्या आ गया, √3 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट क्या किया, हमने निकाला था ना D1 बाय D2 इज नथिंग बट 1 बाय में √2 हमने कैलकुलेट किया था, तो हमने D2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी √D1, ठीक है। सॉरी D2 बाय D1 हमने निकाला था 1 बाय में √2, तो यहाँ से D2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने D1 बाय में √2, तो यहाँ से हमने जब कैलकुलेट किया D3 क्या निकल के आया, D1 बाय में √3। तो ये जो प्लेन हमारे पास निकल के आया है, ये प्लेन आपका कहलाएगा 1 1 1 प्लेन। सो अगर हम तीनों की रेशो अगर हम कंसीडर करें, 1 बाय में रेशो D1, 1 बाय में रेशो D2, 1 बाय में रेशो D3, तो 1 बाय में D1, 1 बाय में D1, D2 क्या है, D1 बाय में √2 है, तो वो लिख दिया, और D3 क्या है, D1 बाय में √3 है। तो यहाँ से जो रेशो निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, 1:2 रेशो अंडर√2 रेशो अंडर√3। सो D1 D3 और D1 D2 D3 की रेशोज हमारे पास ये निकल के आई हैं। हमें तो क्रिस्टल डिटरमाइन करना है ना, तो हमने मान लो जो हम क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं वो आपका KCl क्रिस्टल है, पोटेशियम क्लोराइड वाला। तो यहाँ से हमने जो है क्या किया कि ये जो प्लेन्स है हमारे पास, ये तीनों प्लेन्स, ठीक है, ABCD, एक कोई भी प्लेन ले लिया ABCD, और एक हमने प्लेन कौन सा, जो हमारे AFGD वाला, जो कुछ किसी एंगल पे इंक्लाइन था, और एक हमने जो AFH, ये 3 सेट्स ऑफ प्लेन हमने जो कंसीडर किए थे, इनके ऊपर हमने रिफ्लेक्शन करवाई, और वो रिफ्लेक्शन जो है वो कितने एंगल पे, उसका जो इंसिडेंट एंगल रहा है वो क्या रहा है आपका 5.22 डिग्री, थीटा 2 रहा है 7.30 डिग्री, और D3 थीटा 3 क्या रहा है 9.05 डिग्री, यानी कि इन्हीं एंगल्स पे क्या है ब्रैग्स रिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे, तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम क्या कहता है, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारे पास होता है, n हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो यहाँ से 1 बाय में d क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय में लैम्डा लिख सकते हैं, यानी कि 1 बाय में d जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपका साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो हमने इन सब का क्या निकाल दिया, साइन थीटा निकाल दिया। जब हमने इन सब का साइन थीटा निकाला, तो जो हमने देखा ये क्या आ रहा है 1:1.40 रेशो 1.73। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो रेशोस हमारे पास निकल के आ रही है वो क्या आ रही है 1:√2 रेशो √3 रेशो निकल के आ रही है। यानी कि हमने देखा जो ऊपर भी हमने जब ये सब किया था तो हमने देखा ये रेशो क्या निकल के आ रही है 1:2 अंडर√2 रेशो अंडर√3 रेशो। और जब हमने ब्रैग्स रिफ्लेक्शन करवाई तीनों के साथ, तब भी हमारे पास D1 D2 D3 की स्पेसिंग की रेशो क्या आ रही थी 1:√2 रेशो √3। तो यहाँ से हमें पता चला जो KCl है वो कैसा स्ट्रक्चर है, उसका एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो इस तरह से जो है हम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर हमें इनकी रेशोस पता हैं तो हम बता सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा आपका स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ से हमें रेशोस हमने कैलकुलेट करी थी, और ब्रैग्स रिफ्लेक्शन करवाने के बाद भी हमारे पास सेम रेशोस आई। तो हमने कहा जो KCl है ना, क्यूबिक क्रिस्टल होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए 1:√2 रेशो √3 रेशो। तो कोई भी ऐसा क्रिस्टल जैसे NaCl क्रिस्टल है, ठीक है, आप उसमें रिफ्लेक्शंस करवाओगे तो उसके बाद हमें जो D1 D2 D3 निकलेगा वो भी सेम यही आएगा। तो हम ये बता पाएंगे कि जितने भी क्यूबिक क्रिस्टल हैं उनकी अगर रेशोस यही आ रही हैं तो वो कोई भी क्रिस्टल हो आपका वो कैसा होगा, क्यूबिक होगा। तो KCl हो NaCl हो कोई भी हो, सबके लिए क्या होगा आपका ये D1 D2 D3 की रेशो क्या निकल के आएगी, ये रेशो निकल के आएगी। कोई भी ऐसा क्रिस्टल जिसकी ब्रैग्स रिफ्लेक्शन करवाने के बाद 1 बाय में D1 रेशो 1 बाय में D2 रेशो 1 बाय में D3 रेशो ये निकल के आए, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा क्रिस्टल कैसा है, आपका क्यूबिक क्रिस्टल है। तो दिस इज ऑल अबाउट
योर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूजिंग ब्रैग्स लॉ। तो हमने ब्रैग्स लॉ से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हम क्यूबिक क्रिस्टल लेके चले थे, हमने रेशोज निकाली, तो जो भी क्यूबिक क्रिस्टल होगा उसकी सेम रेशोज यहीं आएंगी। तो हमने एग्जांपल के तौर पे KCl का क्रिस्टल लिया और हमने देखा हाँ अभी इसकी रेशोज यही आ रही हैं, तो एक्सपेरिमेंटली भी हमने क्या देख लिया कि सेम चीज़ ही है। तो ये जो क्रिस्टल होगा वो कैसा क्रिस्टल होगा, आपका क्यूबिक क्रिस्टल होगा। सो यहाँ पे इतना ही है आपके लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है के स्पेस क्या होता है, छोटा सा है, वैसे पढ़ सकते हो कि के स्पेस जो है हमें बेसिकली अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सिंपल बातें थी। के स्पेस में क्या होता है, के क्या बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है। कोई वेव है, हमें पता है लाइट है, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है ना। तो वेव की क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, वाई एक्सिस, तो वो कौन देगा हमें, के वेक्टर देगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2π में लैम्डा। सो हर इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या होती है, के होता है उसका खुद का प्रोपगेशन कांस्टेंट बेसिकली आप कह सकते हो, और उसकी क्या होती है, खुद की एनर्जी होती है। सो अब देखो यहाँ पे के जो है डायरेक्शंस बताता है, तो के वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स के वाई के जेड, यानी कि अगर वेव हमारी एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है तो के एक्स वैक्टर बताएगा, वाई में मूव कर रही है तो के वाई, ऐसी के जेड। सो यहाँ पे हमारे पास जो के वैक्टर है वो क्या है हमारे पास बेसिकली। सो यहाँ पे हमारे पास 3 न्यू एक्सिस हमारे पास जो है वो क्या डिफाइन कर रही हैं, के स्पेस को डिफाइन कर रही हैं। तो के वेक्टर जो है बेसिकली एक वेव है, जो वेव जो मूव कर रही है, जैसे कि आप कह सकते हो कि उसकी जो डायरेक्शन होगी इन आर वेक्टर, जो हम पहले ऑर्डिनरी स्पेस में किसी पॉइंट की डायरेक्शन हम आर वेक्टर से देते थे, अब यहाँ पे हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, के स्पेस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड लेते थे, यहाँ पे अब के एक्स के वाई और के जेड होगा। सो बेसिकली यहाँ पे यही है इतना इम्पोर्टेंट। तो अभी के लिए इतना ही, तुम समझो कि के वेक्टर इज बेसिकली क्या बता रहा है कि वेव की डायरेक्शन बता रहा है, प्रोपगेशन बता रहा है, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। और अगर मान लो कोई स्फेरिकल सरफेस अगर हम के स्पेस पे अगर हम कंसीडर करके चलते हैं, तो उसके अंदर जो स्टेट्स होंगी उनकी जो है सबकी सेम एनर्जी होगी, और वो क्या होगी आपके पास, E = H² के स्क्वायर बाय में 2m, ठीक है ना। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर मान लो ओरिजिन से कोई पॉइंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे ओरिजिन से अगर मान लो मुझे P पॉइंट पे जाना है, तो अब जो मुझे वेक्टर मिलेगा वो कौन सा वेक्टर से हमें रिप्रेजेंट करूँगी, के वेक्टर से। पहले आप किससे रिप्रेजेंट करते थे, आर वेक्टर से। ये फ़र्क आ जाएगा अब आपका के स्पेस के अंदर। के स्पेस के अंदर जो है हम जो है वेव की बात करेंगे, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, और अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है दैट इज डिनोटेड बाय के वेक्टर, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, के एक्स के वाई एंड के जेड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट के स्पेस। आगे हम इसी में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।